आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे हथियार की जो बम नहीं फेंकता है, गोलियां नहीं चलाता है, मिसाइल भी नहीं दागता है। बावजूद इसके ये भारतीय सेना के लिए बेहद कारगर साबित हो रहा है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया है। कौन सा ये हथियार है, क्यों है ये इतना खास और क्यों इससे डरे हुए हैं चीन और पाकिस्तान, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन की निकलेगी चीख, पाक मांगेगा जान की भी। सेना का चूक हथियार, अब होगा तगड़ा प्रहार। हिंदुस्तान का बाहुबली, कपिध्वज की खलबली। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने अपना सबसे अचूक हथियार तैनात कर दिया है, जिसे देखकर चीन परेशान है, पाकिस्तान की नींद उड़ी है। हिंदुस्तान के बाहुबली से दोनों में खलबली मची है। भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। आधुनिक हथियारों के साथ साथ वाहनों को भी लग्जरी और डेंजरस बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेना ने सियाचिन ग्लेशियर जैसी दुर्गम और बर्फ से ढकी जगहों पर अपनी ताकत में इजाफा करने के लिए एक खास वाहन को शामिल किया है। इसका नाम है कपिध्वज। एक खास किस्म का मोबिलिटी वाहन है, जिसे कठिन इलाकों में सेना की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशन में मदद के लिए बनाया गया है। ATOR N1200 है। सबसे खास बात यह है, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जिसके भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होने से उसकी ताकत दोगुनी हो गई है। हाल ही में सेना ने सियाचिन के खतरनाक और ऊंचे इलाके में कपिध्वज की मदद से एक घायल सैनिक को समय रहते निकाला था। इस अभियान से साबित हो गया, ये वाहन मुश्किल हालात में भी शानदार काम करता है। कपिध्वज भारत में ही बना है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इसके आने से सेना को ग्लेशियर और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव कार्य में काफी मदद मिलेगी। ध्वज व्हीकल के इस्तेमाल से हमारे ट्रुप्स -40 डिग्री की सेंटीग्रेड में भी, इतने ठंड के माहौल में भी आसानी से लॉजिस्टिक सप्लाईज को, आर्म्स, अम्यूनिशन, गोला बारूद, रसद को फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकेंगे। एक और अच्छी बात है कि अगर जरूरत पड़े तो ये 2200 किलो के लोड को टो करके यानी खींचकर युद्ध भूमि में ले जा सकता है, जो कि फास्ट मूविंग बैटल के दौरान एक बहुत ही शानदार एसेट यानी क्षमता होगी। इस तरह की तकनीकें हमारे जवानों की सुरक्षा और काम को आसान बनाती हैं। ये दिखाता है भारतीय सेना अब हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा तैयार है। कपिध्वज को JSW डिफेंस और कोपेटो लिमिटेड ने मुश्किल परिस्थितियों के लिए बनाया है, जिसमें कई खासियत मौजूद हैं, जो सेना की मदद के लिए काफी मददगार साबित होगा। ये करीब 4 मीटर लंबा, 2.6 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर ऊंचा है। इसमें 1.8 मीटर के टायर हैं। इन टायरों में विशेष ट्रेड होते हैं, जो बर्फ, कीचड़ और नरम जमीन को पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये फंसते नहीं हैं। इसके साथ ही ये टायर वाहनों को एक छोटी नाव की तरह पानी में चलने में भी मददगार हैं। कपिध्वज का वजन 2400 किलोग्राम है, जो 1200 किलोग्राम सामान जैसे खाना, ईंधन, दवाइयाँ और गोलियां ले जा सकता है। इसके बाद भी ये 2350 किलोग्राम वजन खींच सकता है। इसमें 8 सैनिक और एक ड्राइवर बैठ सकते हैं। भारत की सेना को अब कपिध्वज नाम का एक वाहन मिलने वाला है, जो कि जब हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के पास फॉरवर्ड एरियाज में LOC के पास बर्फीले ग्लेशियर पर डिप्लॉय होगा, यह वाहन हमारी जो ट्रुप्स हैं उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसान बना देगा। कपिध्वज वाहन में एक बार में ड्राइवर समेत 8 कमांडोज जो हैं फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से जा सकती है, जंगलों में ट्रेवल कर सकती है, ऊंची ढलान और स्टीप स्लोप पर बहुत आसानी से चढ़ सकती है।
एक समय था जब भारतीय सेना ऐसे वाहनों और हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर करती थी, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। भारतीय सेना 80% मेक इन इंडिया बने आर्म्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कई अफ्रीकी देशों में इंडियन आर्म्स बेचे जा रहे हैं। इसका नतीजा है भारतीय सेना की ताकत में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है। कपिध्वज उसी की एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वाहन भारत के लिए क्यों जरूरी है। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मैस्टन, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं संजय जी के पास चलूंगा। संजय जी, आखिर इस वाहन की सियाचिन में या फिर तमाम बर्फीले इलाकों में जरूरत कैसे पड़ी? अब देखिए, सियाचिन ग्लेशियर वो जगह है जो आपने अभी ये दृश्य में भी दिख रहे हैं। ये तकरीबन 18,000 से, और जो ऊंची पोस्ट है वो तकरीबन 22-23,000 फीट तक है, काफ़ी ऊंची है। और वहाँ पर जो पोस्ट है, बिल्कुल टॉप पोस्ट, वहाँ पर टेम्परेचर -54 डिग्री भी चला जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर में एक है जो मेन पार्ट है, वो ग्लेशियर है, जिसमें जवानों को पैदल चल के जाना होता है और लास्ट पोस्ट तक वो डिप्लॉय होके वहाँ से वो जाते हैं, वो ग्लेशियर के थ्रू। वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत होती थी लॉजिस्टिक्स की और वो पोस्टों तक पहुँचने का। बेसिक प्रॉब्लम ये था कि एक तो वो वहाँ पर क्रेविसेस बहुत है, बर्फ़ गिरती रहती है, क्रेविसेस मतलब एकदम खाई आ जाती है, तो ये सारी वहाँ की ये प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर में हमारे कई हथियार भी डिप्लॉयड हैं, खासकर आर्टिलरी और एयर डिफेंस। ये भारी हथियार है, इनको भी पहुँचाना वहाँ आसान नहीं है। तो जिस प्रकार ये कपिध्वज अभी बना है, इससे कई फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे अभी हमारी लॉजिस्टिक्स अमूमन तौर पे वहाँ पर पाइप्स हैं, वो जो पेट्रोल वगैरह जाता है या जितना भी सब सामग्री जाती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है वहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर द्वारा मेंटेन होता था। और एक जो चीता चेतक हेलीकॉप्टर है, वो गर्मियों के दिन में सिर्फ एक जेरी कैन ले जाता था, वो तकरीबन 20 लीटर का जेरी कैन होता है, 20 केजी का। तो कहने का मतलब है कैजुअल्टी इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स में ये बहुत बढ़िया। मेरे को याद है जब मैं इसी डिवीजन का कर्नल जीएस था 2005 के दरमियान, मेरे को याद है एक ऑफिसर को एक पोस्ट पे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तकरीबन 20 दिन तक हम उनको इवैक्यूएट नहीं करा पाए थे, क्योंकि मौसम बड़ा खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता था। ये जो अभी कपिध्वज है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मौसम से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी भी किसी भी वक्त ये गाड़ी को चलाया जा सकता है, आराम से जा सकती है। क्रेविस क्रॉसिंग की इसमें संभावना होगी और हर लिहाज से ये कैजुअल्टी इवैक्यूएशन है लॉजिस्टिक्स के लिए। बर्फ का और जितना भी वहाँ पर प्रॉब्लम होगा टेम्परेचर का, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा चल सकती है, रात हो या दिन हो। हेलीकॉप्टर की बहुत लिमिटेशन हो जाती थी। तो ये भारतीय सेना के लिए जो जितने भी ट्रूप्स वहाँ पर एक ब्रिगेड प्लस डिप्लॉयड है, उसके लिए सबसे बड़ा फायदा है लॉजिस्टिक्स, जितना भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है हमारा, और साथ ही कैजुअल्टी इवैक्यूएशन बहुत ही जरूरी है। और इसमें खासकर अगर 8 जवान जा सकते हैं, तो वो भी क्या है कि कभी किसी पोस्ट से दूसरी पोस्ट अगर रियरफोर्स करना है ग्लेशियर के जरिए, तो वो भी आसानी से हो सकता है। और मेरे को लगता है अभी इसकी स्केलिंग की जाएगी, एक इन्फेंट्री बटालियन के लिए कितनी ये गाड़ियाँ मिलेंगी, तो इन्फेंट्री बटालियन की एक क्षमता बढ़ जाएगी, एक मोबिलिटी की, लॉजिस्टिक्स की, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन के लिए। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये बहुत एक अच्छी गाड़ी है। और खासकर ये जो JSW है, ये जो जिंदल स्टील वर्क्स डिफेंस, इन्होंने ये बनाया है एक दूसरी कंपनी के साथ, ये एक बहुत अच्छी पहल है। और भारतीय सेना के लिए हमारी जितनी भी वेंडर्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जो बहुत फायदा कर रहे हैं हमारे लिए, अच्छी चीज़ें, ये अच्छा सामग्री दे रहे हैं और इससे हमारी क्षमता बढ़ती है। और फिर बाद में यही जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस हो रही है या जितना भी इक्विपमेंट है, इससे एक और फायदा है कि हमारी एक्सपोर्ट क्षमता भी बढ़ेगी। आज की तारीख में $2.5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है। मेरे को लगता है बाय 2029-2030 तक ये एक्सपोर्ट तकरीबन $5 बिलियन हो जाएगा। तो ये भारतीय सेना के लिए भी फायदा है, विश्व में हमारी एक प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि कई देश हैं जो ऐसी टेरेन में डिप्लॉयड हैं, वो ये गाड़ी का डिमांड करेंगे। सुधाकर जी मेरे साथ बने हुए। सुधाकर जी, ये कहा जा रहा है चाहे पहाड़ी हो या फिर बर्फीला इलाका हो, मरुभूमि हो या फिर छोटी नदी पार करना हो, ये जो वाहन है करीब 1200 किलो
वजन उठाकर कहीं भी ले जा सकता है और इसे सेना की रीढ़ की हड्डी भी माना जा रहा है। बिल्कुल मनो, सबसे पहले नमस्कार और बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया जी और हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट हैं उनको बधाई हो मेरे तरफ से और व्यूअर्स को भी। जहाँ तक आपके सवाल है, ये सवाल की कोर इशू को जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ, अगर आपकी इजाज़त है, जी टाइम प्लीज। अगर, जी मैं कुछ बिल्कुल। व्याख्या करना चाह रहा हूँ। जी। हमें समझना पड़ेगा ये हमने, हिंदुस्तान ने अगर ये बनाया है किस लिए बनाया है। हम्म। हर चीज, कोई चीज, हथियार हो, कोई गाड़ी हो, कोई कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो, कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये मेन चीज जो है वो दुश्मन का जो थ्रेट है, क्या दुश्मन की तरफ ये इक्विपमेंट है, उसका जवाब है। पाकिस्तान की तरफ अगर देखेंगे, ये ऑल टेरेन व्हीकल कोई सालों से वो इस्तेमाल करते आ रहा है, फॉरेन इंपोर्टेड, देश में नहीं बनाते हैं। चाइना ये अपने आप बना रहा है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। जनरल मिस्टिन साहब जो कह रहे हैं, वहाँ पे वो कर्नल जीएस थे, वो एरिया में, उसी एरिया में मैं भी ऑपरेट किया हूँ। उनके ऑल टेरेन व्हीकल हम अपने आंखों से देखे हैं, वो आके अपने पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारा जो डेवलपमेंट है, ये इंडिजिनस डेवलपमेंट है। इसका क्या है, अहम खूबी क्या है? खूबी ये है, अगर चाइना की तरफ नॉर्दर्न बॉर्डर में देखते हैं, चाहे सिक्किम की तरह देखिए, जहाँ पे जनरल साहब वहाँ पे तो वो खुद ही जीओसी रहे हैं, तो, और इस तरफ अगर ईस्टर्न लद्दाख की तरफ देखते हैं, तो आप ऑल टेरेन व्हीकल कहाँ, गर्मी के मौसम में परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट वो होता है मिट्टी उभर के बाहर निकलता है और उसके नीचे दलदल होता है, वो दब जाता है। हमारे गाड़ियां जब मूव करते हैं, काफी समय तक, 3 दिन 7 दिन तक फंसे पड़े रहते हैं, उनको निकालते निकालते दूसरे गाड़ी भी फंस जाता है। लेकिन ऑल टेरेन व्हीकल का एक हैसियत होता है, इस किस्म की चुनौती को आराम से, आसानी से पार कर लेते हैं। बर्फीली इलाका है, सबसे मेन चीज है जो कैजुअलिटीज, बाकी साहब लोग जो बता रहे हैं सही है, लेकिन मेन चीज है कैजुअलिटी। हाई अल्टीट्यूड में कहते हैं ना कि डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वहां पे हैको और हैपो और एक्यूट माउंटेन सिकनेसेस ऐसा बीमारी होते हैं जहां पे इंस्टेंटेनियस डेथ होता है उधर। तो वहां पे क्रिटिकलिटी ये होता है, हेलीकॉप्टर तो भेज दिया, हेलीकॉप्टर आके लैंड हो गया, लेकिन कैजुअलिटी नहीं पहुंच पा रहा है, कैजुअलिटी मिडवे में उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसा चीजों को वो जो ट्रांसपोर्टेशन इस मशीन के जरिए से, इस गाड़ी के जरिए से तेजी हो सकता है ना। पॉइंट आता है कि ये कौन से इलाके में, क्या ये पहाड़ खड़ी चढ़ाई, हमारे तरफ से खड़ी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई से चढ़ नहीं पाएगा। हर एक सियाचिन या कोई भी ग्लेशिएटेड एरिया, स्नो बाउंड एरिया में आपको पहाड़ी के पीछे हिंदुस्तान की तरफ बाउल्स मिलते हैं, वो एक्सटेंडेड, कोई 1 से 2 किलोमीटर, 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन जगह जगह, जैसे जनरल मिस्टिन साहब ने बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या किए हैं, वो क्रेविसेस होते हैं जो दिखता नहीं, नंगी आंखों को दिखता नहीं है, वो बर्फ के नीचे छुपा हुआ रहता है। ऐसा जगह जो है, ये आराम से तेजी स्पीड से इसको कवर करके हेलीकॉप्टर जहां पे लैंडिंग है वहां तक वो तेजी से पहुंच सकता है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन प्रायोरिटी 1 है। नंबर 2 है जो इंटरपोस्ट मूवमेंट है। इंटरपोस्ट मूवमेंट जहां जहां पे ग्रेडियंट स्टीप नहीं है, ऐसा जगह में, बर्फीली इलाका हो, रॉकी पैचेस हो, ऐसा जगह पे तेजी से रीइंफोर्समेंट हो सकता है, हथियार को मूव कर सकते हैं, एम्युनिशन सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक हमारा दुश्मन की काबिलियत को मुकाबला करने के लिए ये हिंदुस्तान के लिए एक माइलस्टोन है, जिससे ना हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस कैपेबिलिटी इनहांसमेंट होगा, बल्कि हमारा रिस्पॉन्स मैट्रिक्स काफी अले दर्जे का हो जाएगा। प्लस साहब जो कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को ये काफी एक बूस्टर देगा, एक इम्पेटस देगा, जिसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वन ऑफ द वेराइटी है, इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटी है। ये शायद ये पॉइंट कवर नहीं हुआ है, मतलब पानी में ये तैर सकता है, जैसे पेंगोंग सो लेक है, वहां पे ये तैरने का कैपेबिलिटी, क्योंकि ये जब डेवलप हो रहा था तब मेरा थोड़ा बहुत इसके बारे में तजुर्बा है। शायद ये वही इक्विपमेंट है जो डेवलप होके अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। पेंगोंग सो में ट्रायल के लिए भेजा गया था, इसी तरह अलग अलग लेक्स में भी भेजा गया है। अगर पानी इलाका आ जाता है, बर्फीली और परमाफ्रॉस्ट के अलावा इलाका आ जाता है, तो ऐसा इलाका में ये तैर के पानी पार करके जा सकता है। बैक टू यू पन। ये संजय जी, एक बात मैं जानना चाहता हूं, करीब 1.5 या 2 दशक पहले देखा जाए, क्योंकि जो डिफेंस में, सेना में सियाचिन की पोस्टिंग या फिर बर्फीले इलाकों की जो पोस्टिंग है, लद्दाख के इलाकों की जो पोस्टिंग है,
वो बड़ी टफ मानी जाती है। ये बताया जाता है कि अगर 2 दशक पहले देखा जाए तो वहाँ पर जो हमारे सैनिक हैं उनके जो शूज़ हैं या उनको जो बचने के तरीके हैं बर्फ़ से, वो भी उतने बेहतर नहीं थे। बहुत सारी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता था। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की तरह जिस तरीके से अब वेपन पर, कॉस्ट्यूम पर, सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, वाकई एक महत्वपूर्ण प्रयास है। बिल्कुल, देखिए भारत में सोल्जर्स कहीं पर भी डिप्लॉयड हैं, पूरे देश के लिए वो प्रायोरिटी वन होने चाहिए। कारण ये है कि वो देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और इतने डिफिकल्ट इलाके हैं, चाहे आप सियाचिन ग्लेशियर देखिए, ये सब सेक्टर नॉर्थ है जो ये पूरा डीबीओ का इलाका है, ईस्टर्न लद्दाख देख लिए, पूरा ये सिक्किम का इलाका देख लिए, नागालैंड, मणिपुर देख लिए, रेगिस्तान का इलाका देखिए, पंजाब का देखिए, हर जगह टेरेन भारत की जो है वो काफी डिफिकल्ट है और हर टेरेन की अपनी एक मुश्किलात है। यही हम रेगिस्तान में तकरीबन 52 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में हम लोग नौकरी किए और ये सियाचिन ग्लेशियर में 52 डिग्री माइनस में हो जाता है। तो मतलब एक टेरेन और क्लाइमेट और ये सब चीज बहुत फर्क पड़ता है। तो कहने का मतलब है पूरे देश को, सोल्जर्स को प्रति एक सम्मान देना चाहिए और साथ ही उनको लड़ने के लिए पूरी क्षमता देनी चाहिए, चाहे वो क्लोथिंग हो, चाहे वो जंगल ये स्नो बूट्स हो या हथियार हो, सब कुछ। और ये देखिए सवाल ये उठता है कि ये पहले क्या था और अभी क्या होता है। देखिए कि लाइफ का तो एक सिलसिला है कि जब हम कमीशन हुए थे आज से 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे और आज देखिए हर आदमी के पास मोबाइल है। तो कंट्री की जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो और जाहिर है कि आप पैसा भी उतना बेटर खर्च कर सकते हो अपनी आर्म फोर्सेस पे। तो वो अभी जो एक डिफेंस है और देश की इकोनॉमी वो एक इंटर रिलेटेड है। आपकी अच्छी इकोनॉमी है तो आपकी डिफेंस मजबूत होगी, डिफेंस मजबूत है तो आपका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है अब हमारे पास पैसा है, एक पोटेंट आर्म फोर्सेस है और इसीलिए आज हम आत्मनिर्भर भारत में इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमेशा हम पहले मेरे को याद है 1991 में जो भारत एक्सपोर्ट करता था वो सिप्री की रिपोर्ट है, हम लोग 41 नंबर पे थे एक्सपोर्ट पे। 2019 पे यही नंबर हमारा 19th आ गया था और आज की तारीख में पूरे विश्व में हमारा नंबर 12वां है एक्सपोर्ट में। और मेरे को शक नहीं है अगले 5 साल में, जैसे मैंने आपको बताया, $5 बिलियन एक्सपोर्ट कर लेंगे और साथ ही मेरे ख्याल हम टॉप लीडिंग 5 नेशंस में आ जाएंगे जो एक्सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब है भारतीय सेना की अभी क्षमता बढ़ती जा रही है, हर साल बढ़ती जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड डेवलपमेंट सब कुछ हो रहा है। आपने देखा चाहे ईस्टर्न लद्दाख हो, कारगिल का इलाका हो या ये तवांग वाला इलाका है, हर जगह टनल्स और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट तो हम बहुत देख रहे हैं, बल्कि मैं तो बोलूंगा जब हम अभी रिटायर हुए थे कुछ साल पहले और आज में भी इतना फर्क दिख रहा है कि चीजें बहुत रफ्तार से चलती जा रही हैं। तो ये एक सैनिक के लिए लड़ने के लिए भी उसका मोराल हाई होता है। मोराल इसलिए हाई होता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा देश खड़ा है, मेरे को पूरा सप्लाई दिया जा रहा है, सब कुछ मेरे को दिया जा रहा है। तो ये जितनी भी एफर्ट्स हो रही है आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये जो एक हमारी सफलतापूर्वक एक ये नीति चल रही है, ये बहुत अच्छी है। और मेरे को लगता है कि जब हम सेल्फ रिलायंस होते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा है कि हमें किसी देश की तरफ झुकना नहीं पड़ता है जी। क्योंकि आपको पता है हम सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, अभी भी हैं। कुछ हथियार अभी चाहिए। आज आपको पता है हमारे सबसे बड़े इंपोर्ट्स हो जाते हैं, एक तो एयरक्राफ्ट, दूसरा इंजन। और मेरे को लगता है कि अभी भारत को एयरक्राफ्ट के लिए भी हम कर रहे हैं। आपको पता है ये GE F414 इंजन के साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हो रही है। और साथ ही साथ मेरे को लगता है कि इंजन का भी, ये खासकर ये जो इंजन ही हैं GE F41 इंजन, इसकी अभी हमारे में इतनी क्षमता होनी चाहिए। भारत में आज देखिए बहुत ज्यादा स्टील इंडस्ट्रीज हैं, हमें स्टील रिफाइन वगैरह करके करना पड़ेगा। कहने का मतलब उस दिशा में प्रयास भी चल रहा है। सुधाकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुधाकर जी, मेक इन इंडिया का असर लगातार दिखाई दे रहा है, खासकर डिफेंस सेक्टर पर। जिस तरीके से भारतीय सेना न केवल स्वदेशी आर्म्स का प्रयोग कर रही है बल्कि वो एक्सपोर्ट भी कर रही है, जिसकी चर्चा की जा रही है। बहुत सारे जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर हिंदुस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है और संजय जी कह रहे हैं कि लगातार उसमें भारत का नंबर बढ़ता जा रहा है। मनोज,
काफी हद तक मैं सहमत हूं, लेकिन असलियत में आपका चैनल काफी पॉपुलर होते जा रहा है। अगर हकीकत आप देखेंगे, जी। मेक इन इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 2014 को। क्या था मुद्दा? क्या था मुद्दा? ये था कि हमारा जो इकोनॉमी का एक देखते हैं ना, पाई डायग्राम होता है, सर्विसेज सेक्टर एक होता है, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, और एक एग्रीकल्चर होता है। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है। उस समय 2014 का अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, तो उस समय 16.9 या 16.7 था। जी। ठीक है ना, ये 13-14 की फिगर बता रहा। तो हमारा इरादा ये था कि 2020 तक ये परसेंटेज जो है इकोनॉमी का पाई है जीडीपी का, इसको किसी भी हालत में 20-25% तक पहुंचना है। लेकिन ये पहुंचा नहीं है। आज हम 2025 में हैं, और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत, ये पैंडेमिक के टाइम है 2020, हाँ 2020 को ही ये शुरू हुआ मई के महीने में। आत्मनिर्भर भारत, वो आईपी कुछ मिल नहीं रहे थे तो हिंदुस्तान बनाना शुरू किया। तो ये एक बूस्टर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है इतने सारे अच्छे खबर के बावजूद भी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ओवरऑल अगर परसेंटेज आप देखेंगे, ये खिंच खाच के अलग अलग आपका ओपन सोर्स है, आपका 17% तक पहुंचा है। तो हमें चाहिए ये, जब तक जैसे चाइना का क्या था, चाइना का 20-30 साल पहले ये 15-16% हुआ करता था, लेकिन आज के दिन में उसका 37% पहुंच गया। इसीलिए वो बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमें इसी तरह किस प्रयास करना चाहिए लगातार, कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली। ये जो 17% अभी पहुंचा है, आपका सर्विसेज सेक्टर 57, एग्रीकल्चर बहुत ताजा ये होता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को किसी भी हालत में बढ़ाना है। मैं मानता हूं कि 21,700 करोड़ का अभी एक्सपोर्ट हुआ है, 2.5 बिलियन, हमारा टारगेट 5 बिलियन है, 5 बिलियन तक पहुंचना है 2030 तक। लेकिन इसी चीज को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, हो नहीं रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट में बता रहा हूं, हकीकत में खुद ग्राउंड में चक्कर मार के आया हूं, देखा हूं, ये समाउ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो नहीं पा रहा है। इंडिजिनस कंपोनेंट जो है हम कह रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा हासिल, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करते हैं, करीब करीब 50 से 75% तक ये हम डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों से। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, हिस्से पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स मंगा के असेंबल किया जा रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और रीओरिएंटेड होके फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, स्ट्रेटेजिक लेवल, ऑपरेशनल लेवल, टैक्टिकल लेवल। कुछ आपको ग्लोबल लेवल पे देखना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपका 75% के करीब करीब डिपेंडेंस चाइना जैसे देशों के ऊपर है। जी। आपको ही फैसला लेना पड़ेगा कि क्या आप सिलेक्टिव कोलैबोरेशन करना सही होगा। अगर हम 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर का टारगेट देख रहे हैं 2047 तक, या ऐसे ही डट के जैसे हम बैन करते जा रहे हैं, एक नकारात्मक नजरिया के साथ चाइना को देख रहे थे। मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, विजडम लाइज इन सिलेक्टिव कैलिब्रेशन और कैलिब्रेटेड कोऑपरेशन विद चाइना। जहां तक जिस हद तक हम देखेंगे हमारा नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वैसे चीजों में उनके साथ कोलैबोरेट कर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन, आपको कहा जाता है पूरा विश्व में आप नंबर 1 फैक्ट्री हो, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपका एपीआई जब तक नहीं आएगा कोई दवाई आप बना नहीं सकते हैं। इसी तरह मोबाइल हम सेकंड इंपोर्टर होते हैं, आज सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लेकिन मोबाइल का जब तक आप पूरे हिस्से पुर्जे जब तक विदेशों से नहीं मंगाते, अलग अलग देश, ज्यादातर चाइना से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तब तक आपका मोबाइल प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। और इसी यही डिफेंस में भी वही तमाम चीजें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं।